प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा का विकास और क्षेत्र, और यहाँ से हम लोग करते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आज प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 122 से उसके आगे तक के प्रश्न को, लगभग 150 तक के प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पर। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्ठी से, सिंधु लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे आप सी, माफ करिएगा, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 दिया गया है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना एवं ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। डी आंसर यहां से आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 124 में 127 आ गया, 124 दिया गया है निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। तो इसका जो आंसर यहां से होगा वो है आंसर नंबर डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी के समकालीन मानी जाती है। प्रश्न संख्या 125 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसमें आपको बताना है देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी जो लिपि है उसको हम लोग मानते हैं अक्षरात्मक लिपि। बी आंसर यहां से राइट होगा आपका। 126 प्रश्न संख्या। दिया गया है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है, किससे हुआ है वो बताना है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। कुटिल लिपि, सिमेलिट लिपि, गुरुमुखी लिपि, नेपाली लिपि। तो 126 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुटिल लिपि से हुआ है। ए यहां से हुआ। अगला प्रश्न संख्या 127 दिया गया है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देखो 2 बार पूछा गया, 2011 में टीजीटी पीजीटी में। तो यहां से जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए यहां पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 दिया गया है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो कौन थे वो बताना है। यहां पे काका कालेकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 129 दिया गया है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी और विनोबा भावे। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी ने ऐसा सुझाव स्वीकार किया था या ऐसा सुझाव दिया था। आगे प्रश्न संख्या 130
देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर और विनोबा भावे। तो यहां से आंसर आपका जो सही होगा वो है आंसर नंबर सी। सी यहां भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 131। दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो आपका आंसर सही होगा 1947 में जो देवनागरी लिपि के लिए सुधार किया गया था, इसके जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे तो उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 132 दिया गया है पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। तो पंजाबी की लिपि जो मानी जाती है वो है गुरुमुखी। बी आंसर यहां से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 133 दिया गया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जय भट्ट के शिलालेखों में। तो यहां से आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है जब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 133 की। तो यहां पे आंसर नंबर होगा डी, जय भट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 134 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने। तो जो उस समय 1953 के आसपास में तत्कालीन उपराष्ट्रपति घोषित किया गया था वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहां से बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 135 प्रश्न संख्या दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विभाषा में लिपि विभाषा में मिल सकती है। तो विभाषा में क्या मिल सकती है ये बताना है आपको। तो विभाषा में मिल सकती है वो है साहित्यिक रचनाएं, वो मिलती हैं किसमें? विभाषा में। बी आंसर यहां से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 136। सही विकल्प चुनिए। आंगिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो यहां से मैं सीधे आंसर की बात करता हूं। तो आंसर इसमें 136 के लिए आपका हो जाएगा, आंगिक जो भाषा है वो अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आता है। डी आंसर यहां से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अशाब्दिक भाषा। एक 137 विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो हिंदी बोली जाती है वो आता है आपका चौथे स्थान पे। बी आंसर यहां से सही हो जाएगा। और अंग्रेजी किस स्थान पे आता है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि अंग्रेजी किस स्थान पे है विश्व में। अगला प्रश्न, भाषा के 3 प्रारूप होते हैं, दृश्य भाषा, लिखित भाषा,
सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के जो 3 प्रारूप माने गए हैं वो है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सी आंसर यहां से सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 139 दिया गया है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मुस्लिम शासक थे तो भारत की भाषा जो न्यायालय में थी वो कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी। डी यहां से सही हो जाएगा, अरबी फारसी उनकी प्रमुख भाषा थी। 140 विभाषा एक प्रांत या प्रचलित होती है। तो विभाषा का जो क्षेत्र होता है, विभाषा का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक होता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, तो उप प्रांत तक ही विभाषा फैली होती है। तो बी आंसर यहां से सही हो जाएगा। 141 हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास देने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है वो आपकी आ जाती है अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। डी आंसर यहां से सही हो जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश के बाद में ही खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन शुरू किया गया था, तो इसलिए डी आंसर यहां से सही हो जाएगा। 142 प्रश्न संख्या दिया गया है, भाषा अस्थायी होती है। तो कौन सी भाषा अस्थायी होती है वो बताना है। लिखित, हिंदी, मौखिक, सांकेतिक। तो जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है। सी आंसर यहां से राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 की ओर बढ़ते हैं। विभाषा किसे कहते हैं ये बताना है। खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, इनमें से कोई नहीं। तो जो विभाषा कहते हैं वो कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं, और इतने समय जो प्रचलन है वो किसका है? वो खड़ी बोली का है। बी आंसर यहां से राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 दिया गया है, भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। तो भाषा हमेशा अर्जित की जाती है, ना ही इसे कोई देता है, ना ही इसका कोई उत्तराधिकारी है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। अगला, इनमें से किस धातु से भाषा बनी है? भाख, भास, वाक, वट। ये बताना है। भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है संस्कृत के भास धातु से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो ये देश कौन सा है? ये देश का आ जाता है मॉरिशस देश, जहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है बड़े ही व्यापक रूप से। प्रश्न संख्या 147 आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूफील्ड, जेस्पर्म्स, सोक्यूर, ग्लीसन। तो आधुनिक भाषा जो जनक माने गए हैं वो स्लेक्स्यूर को माना गया है, वो माना गया है, सोस्यूर को माना गया है। अगला प्रश्न संख्या 148 भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना,
कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययता, उच्चारण की सुविधा। तो यहां से आपको बताना है 148 प्रश्न संख्या में कौन सा आंसर होगा। तो 148 में सही हो जाएगा डी, उच्चारण की सुविधा। डी आंसर यहां से राइट हो जाएगा। 149 प्रश्न। प्रश्न संख्या 149 और 150, फिर यहां से वीडियो की समाप्ति हम लोग करेंगे। 149 देख लेते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल। तो भारत में 2001 में सबसे ज्यादा जो भाषा का प्रचलन माना गया था वो थी बंगाली भाषा। सी आंसर राइट हो जाएगा इसमें। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। हिंदी की उपभाषा नहीं है वो बताना है, और कौन सी नहीं है? तो ये है मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं मानी जाती है। ए आंसर यहां से सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों का संकलन करेंगे और उनको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ के देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां मैं संकलन करूंगा 151 प्रश्नों से 170 तक के प्रश्नों का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।